प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज हम बात करेंगे न्यायपालिका के कार्य। अर्थात वास्तविक रूप में जब हम पूरी दुनिया के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो इसमें विशेषकर आमंड एवं पावेल के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल का अवश्य ही उल्लेख किया जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में आमंड एवं पावेल ने जो अपना संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल दिया है उसके अंतर्गत उन्होंने यही बात बताने का प्रयास किया है कि पूरी दुनिया के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जितनी भी संरचनाएं होती है उन संरचनाओं के द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। अर्थात एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है। जैसे आज हम न्यायपालिका के कार्य की बात करेंगे तो न्यायपालिकाएं केवल न्यायिक निर्णय से संबंधित कार्य नहीं करती हैं, बल्कि इसी के साथ में न्यायपालिकाओं के द्वारा अनेकों कार्य किए जाते हैं। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, आमंड एवं पावेल ने जो अपना संरचनात्मक प्रकार्यात्मक प्रतिमान या मॉडल दिया है उसमें उन्होंने वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को दो भागों में बांटा था। एक राजनीतिक कार्य, दूसरा सरकारी कार्य। राजनीतिक कार्य में हित स्वरूपीकरण, हित समूहीकरण और इसके बाद में राजनीतिक संचार की बात की है। और जब सरकारी कार्य की उन्होंने चर्चा की तो सरकारी कार्य में तीन कार्य बतला रहे हो। क्या क्या बतलाए? नियम निर्माण, नियम क्रियान्विति, नियमाधीन निर्णय। तो नियम निर्माण से संबंधित जो कार्य वो किस संरचना के द्वारा किया जाता है? व्यवस्थापिका के द्वारा। और नियम क्रियान्विति से संबंधित जो कार्य है किस संरचना के द्वारा किया जाता है? कार्यपालिका के द्वारा। और इसके बाद में जो नियम अधीन निर्णय से संबंधित कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, यदि न्यायपालिका के कार्यों को आप केवल ही एक बिंदु के रूप में लें या सार रूप में कोई ये पूछे कि न्यायपालिकाओं के द्वारा वास्तविक रूप में क्या कार्य किया जाता है तो आपका जवाब होगा नियम अधीन निर्णय से संबंधित कार्य। तो आपसे किसी भी रूप में प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है कि न्यायपालिका का निम्न में से कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वास्तविक रूप में वहाँ आपके सामने विकल्प होंगे नियम निर्माण, नियम क्रियान्विति, नियम अधीन निर्णय, न्यायिक निर्णय। तो कहने का मतलब ये कि वास्तविक रूप में यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो आएगा नियमाधीन निर्णय। ये नियमाधीन निर्णय क्या है इसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। आज तो हम सामान्य रूप में न्यायपालिकाओं के द्वारा पूरी दुनिया के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब न्यायपालिका के कार्यों की बात करेंगे। ध्यान दें भाई, वास्तव में न्यायपालिका के कार्य की जब चर्चा करते हैं तो चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, भाई किसी भी संरचना के कार्यों के कुछ नियामक होते हैं। तो यहाँ वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा भी क्या, न्यायपालिका के द्वारा भी जो कार्य किए जाते हैं इन कार्यों को कुछ तत्वों के द्वारा प्रभावित किया जाता है जिन्हें कि न्यायपालिका के कार्यों के नियामक कहा जाता है। तो इन कार्यों को समझे उससे पहले नियामक समझेंगे। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है भाई, वास्तव में जब न्यायपालिका के कार्यों का अध्ययन हम करते हैं दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, ब्रिटेन हो, ठीक है, तो वास्तव में न्यायपालिका के कार्यों के कुछ निर्धारक तत्व होते हैं। जो निर्धारक तत्व होते हैं वही नियामक कहलाते हैं। और निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं नोट कीजिएगा। जैसे उस देश का अपना संविधान कैसा है। अब संविधान में बात आए तो संविधान लिखित है या अलिखित है, इससे न्यायपालिकाओं के कार्य प्रभावित होंगे। इसी के साथ में वह संविधान लचीला है, कठोर है, इससे भी न्यायपालिका के कार्य प्रभावित होंगे। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, वह सर्वाधिकारवादी है या स्वेच्छाचारी है या लोकतांत्रिक है, ठीक है, इससे भी न्यायपालिका के कार्य प्रभावित होते हैं। इसी के साथ में वास्तविक रूप में वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली है या संघात्मक शासन प्रणाली है, इससे भी न्यायपालिका के कार्य प्रभावित
होते हैं। और वास्तविक रूप में वहाँ संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है या संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, इससे भी न्यायपालिका के कार्य प्रभावित होते हैं। ये सारे ही न्यायपालिका के कार्यों के नियामक कहलाते हैं। नियामक मतलब न्यायपालिका के कार्यों को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं। उदाहरण देता हूँ भाई, जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत संविधान लिखित है या लिखित लिखित है। अच्छा, इसके बाद में वहाँ संसद की सर्वोच्चता है या संविधान की सर्वोच्चता है? संसद की सर्वोच्चता है। तो संसद की सर्वोच्चता है और उसकी तुलना भारत से या अमेरिका से करें तो वास्तव में ब्रिटेन की न्यायपालिका ज्यादा कार्य करती है, भारत अमेरिका की न्यायपालिका, भारत अमेरिका की न्यायपालिका ब्रिटेन की न्यायपालिका पर इस पर बहुत ज्यादा कार्य करती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे उन कानूनों की वहाँ की न्यायपालिका समीक्षा नहीं कर सकती है, जबकि भारत में वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा, अमेरिका में भी व्यवस्थापिका के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो न्यायपालिका इसकी समीक्षा कर सकती हैं। अगर वह संविधान के अनुरूप नहीं है तो उन्हें अमान्य या अवैध घोषित किया जा सकता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं किया जा सकता। इसी के साथ में एक उदाहरण और दूंगा भाई, ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक एकात्मक शासन प्रणाली है। भारत में क्या है? संघात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका में क्या है? संघात्मक शासन प्रणाली। तो भाई इससे भी न्यायपालिका के कार्य जो है निर्धारित होते हैं। ऐसे भाई वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली है, तो एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में चूंकि वहाँ पर सर्वेसर्वा केंद्रीय सरकार ही होगी तो केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का प्रश्न ही नहीं है, जबकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली। तो भाई केंद्र और राज्य के मध्य यदि किसी विषय विशेष को लेकर के कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है तो फिर फैसला कौन सुनाएगा? न्यायपालिका ही सुनाएंगे। इसलिए वास्तविक रूप में एकात्मक शासन प्रणाली के बनिष्ठ पर संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिकाओं के कार्य ज्यादा होते हैं। तो ये एक सामान्य बात मैंने आपको बतलाई है कि वास्तविक रूप में पूरी दुनिया में जब आप किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं और फिर आप न्यायपालिका के कार्यों को समझना चाहते हैं, भाई सबसे पहले आप ये अवश्य देखेंगे कि न्यायपालिका के कार्यों के कुछ नियामक होते हैं, अर्थात न्यायपालिका के कार्य उस तत्वों के द्वारा निर्धारित होते हैं। इस बात की मेरे क्रमश विद्यार्थी को जानकारी होनी चाहिए। अब इससे संबंधित जैसा प्रश्न पूछा जाए मर्जी आप आंसर कर नहीं सकता। अब चलिए अब न्यायपालिका के कार्यों की बात करते हैं। ध्यान दें भाई, न्यायपालिका के कार्यों के ठीक से समझना हो तो वास्तव में मैं पूछता हूँ विद्यार्थियों से, जब मैं न्याय के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहाँ आप बताइए कि न्यायपालिका के कार्य क्या है, तो उनका ये जवाब होता है सर न्यायपालिका का कार्य केवल यही है कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी समीक्षा करें। इसी के साथ में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए कानून को किसी क्रियान्वित कर रही है या नहीं, ये न्यायपालिका देखे। या हम ये कहें कि वास्तविक रूप में न्यायपालिका का कार्य ये है, क्या कार्य है कि न्यायपालिका ये देखेगी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिकाएं ठीक से कानून के अनुरूप, संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, और जो विधि के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें न्यायपालिकाओं के द्वारा दंड दिया जाता है। लेकिन नहीं, ये तो एक संकुचित वार्ता हुई। हमें तो न्यायपालिका के कार्य को व्यापक रूप में समझना है। तो न्यायपालिका के कार्यों को जब हम व्यापक रूप में लेंगे तो वास्तविक रूप में न्यायपालिका के कार्यों को हम दो भागों में बांट देंगे, राजनीतिक पत्ति संबंधी कार्य, न्यायिक पत्ति संबंधी कार्य। अब देखो यहाँ जो कार्य मैं आपको बता रहा हूँ दो भागों के आधार पर, भाई इनसे इसका कोई मतलब नहीं है कि वास्तव में वहाँ स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली है या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है या सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली है। यहाँ जो कार्य हम बता रहे हैं ऐसे कार्य जो कि सभी देशों की न्यायपालिकाओं के द्वारा किसी न किसी रूप में किए ही जाते हैं। अब ये जो राजनीतिक पत्ति संबंधी कार्य है ये तो वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित कार्य है। क्या बोला मैंने? राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित कार्य है। और जो न्यायिक पत्ति संबंधी कार्य है ये वास्तविक रूप में कानूनी कार्य है। ये कौन से कार्य है? कानूनी कार्य है। ये बात आपके ध्यान में रखनी है। चलिए अब पहला भाग लेते हैं राजनीतिक पत्ति संबंधी कार्य। देखो राजनीतिक पत्ति संबंधी कार्य का मतलब ये है, यहाँ विशेष है कि जो न्यायपालिकाएं होती है, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, जो न्यायपालिकाएं होती हैं
वो वास्तविक रूप में आप मुझे बताइए, ये हो गया पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है भाई, राजनीतिक व्यवस्था। मुझे बताइए भाई, न्यायपालिकाएं क्या पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं है? यस, अभी कुछ समय पहले मैंने कहा था कि हमने पावले अपना संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए दिया था, और उसमें उन्होंने जो राजनीतिक व्यवस्था के सरकारी कार्य बताए, 3 प्रकार के: नियम निर्माण, नियम क्रियान्वित, नियम अधिनियम। तो नियम निर्माण से संबंधित कार्य व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किया जाता है, अमन पावले कह रहे हैं। नियम क्रियान्वित से संबंधित कार्य कार्यपालिकाएं करती हैं, और नियम अधिनिर्णय से संबंधित न्यायिक निर्णय, इसे नियम अधिनिर्णय कहा है अमन पावले, तो नियम अधिनिर्णय संबंधित कार्य कौन करती है? न्यायपालिकाएं करती है। तो मुझे बताइए, न्यायपालिकाएं राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित कार्य करती है? नहीं करती है, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का ही तो पार्ट है ये न्यायपालिका। इसलिए यहाँ जो हम कार्य देखेंगे वो देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित कार्य न्यायपालिकाएं क्या क्या करती है। तो नोट कीजिएगा, राजनीतिक पद्धति संबंधी कार्य, या राजनीतिक प्रक्रिया संबंधी कार्य, या राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कार्य। ठीक है, चलिए इसमें हमने आपके लिए 6 बिंदु बनाए। पहला है न्यायिक समीक्षा और संविधान की व्याख्या। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वास्तविक रूप में न्यायपालिका यहाँ राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित कार्य कर रही है, राजनीतिक व्यवस्था संबंधित कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में न्यायपालिकाएं न्यायिक समीक्षा करती हैं और संविधान की व्याख्या करती हैं। कैसे? कि वास्तविक रूप में पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जो व्यवस्थापिकाएं होती हैं, उन व्यवस्थापिकाओं के द्वारा वास्तविक रूप में संविधान के अनुरूप कानून बनाया गया है या नहीं, संविधान के अनुरूप कानून बनाया गया है या नहीं, इसकी न्यायपालिका समीक्षा करेगी। इसी के साथ में वास्तविक रूप में यहाँ न्यायपालिका के द्वारा संविधान की व्याख्या भी की जाएगी। अर्थात वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वह उस संविधान के अनुरूप है या नहीं, ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में संविधान की व्याख्या का कार्य भी न्यायपालिका का ही होता है। और वैसे इसमें ज्यादा व्यापक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, पहला क्या है? न्यायिक समीक्षा और संविधान की व्याख्या। चलिए अब देखो, मैं पहले कह चुका हूँ कि न्यायपालिका की जो कार्य है उसके कुछ नियामक होते हैं। मान लीजिएगा पहला बिंदु है, आप ब्रिटेन के संदर्भ में लेते हैं, तो ब्रिटेन का संविधान क्या है? लिखित है, तो फिर इसकी व्याख्या करेगी वहाँ न्यायपालिका। और वैसे भी वहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है कि वहाँ की व्यवस्थापिका के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा, वहाँ की न्यायपालिका उसे अमान्य या घोषित नहीं कर सकती। जैसे कि डी लोनवे ने कहा है कि ब्रिटिश संसद केवल एक कार्य नहीं कर सकती, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। मतलब वहाँ की संसद के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद यह कानून बना दे, यहाँ जितने भी नीली आंखों वाले व्यक्ति हैं उन सबको गोली से भून दिया जाए, तो वहाँ की न्यायपालिका ऐसे कानूनों को भी नहीं रोक सकती है। हालांकि सैद्धांतिक बात है, व्यवहार में संसद ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन हम यहाँ इस बिंदु के पर्पज से एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिए दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था में पृथक संस्थाओं के बीच विवाचन या निर्णय। क्या? राजनीतिक व्यवस्था में पृथक संस्थाओं के बीच विवाचन। अब देखिएगा, ये रहा पॉलिटिकल सिस्टम। अब मुझे बताइए, यहाँ राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत बताइए मुझे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों होती हैं, सरकार तीन ही तंग होते हैं। तो भाई वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य किसी भी विषय विशेष को लेकर विवाद हो सकता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में विवाद हो सकता है, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में विवाद हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी संस्थाओं के बीच में और इसी के साथ में यदि कहीं संघात्मक शासन प्रणाली है और केंद्र और राज्य के मध्य भी विवाद हो सकता है, केंद्र और राज्य के मध्य भी विवाद हो सकता है। तो वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं के बीच में, इसी के साथ में केंद्र और राज्यों के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद, संघर्ष, मतभेद होता है, तो इन सभी विवादों का जो समाधान किया जाता है वह भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इसलिए क्या बिंदु बनेगा यहाँ? राजनीतिक व्यवस्था में पृथक संस्थाओं के बीच में विवाचन। इनके बीच में भी फैसला यही करेगी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के बीच में कोई विवाद हो जाता है, या न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में विवाद हो जाता है, या केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो जाता है, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के द्वारा ही यहाँ पर विवाचन या निर्णय के रूप में कार्य किया जाएगा। तीसरा क्या है? मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के लिए सामान्य संगठन। आप ध्यान दीजिएगा,
यहाँ वास्तविक रूप में न्यायपालिकाएं उस समय जो पॉलिटिकल सिस्टम, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसके समर्थन के रूप में भी कार्य करती हैं। अर्थात वास्तविक रूप में न्यायपालिकाएं अपना फैसला इस रूप में सुनाएंगी जिससे कि वास्तविक रूप में जनता के द्वारा जो उचित मांगे उठाई जा रही है, उन उचित मांगों को सरकार के द्वारा माना जाए और इसके बाद में खुले रूप में इनके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का भी समर्थन किया जाता है। और विशेषकर इनका जो फैसला होता है इसी रूप में होता है जिससे कि ना तो जनता को कोई परेशानी आए और इसी के साथ में राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में भी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आए। अर्थात इनके फैसले के द्वारा वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था का पतन नहीं होता है, बल्कि वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था का संचालन ही होता है। चौथा, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा। आप ध्यान दें भाई, किसी न किसी रूप में तुम देखें तो संविधान में व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे, राज्य की क्या कर्तव्य होंगे, अर्थात व्यक्ति और राज्य के क्या पारस्परिक संबंध होंगे, इनकी चर्चा की जाती है। सरकार के तीनों अंगों के क्या संबंध होंगे, इसकी चर्चा की जाती है। तो वास्तविक रूप में न्यायपालिकाएं ही ये देखेंगी कि कहीं व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, कहीं व्यक्तियों के अधिकारों को सरकार के द्वारा छीना तो नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में जनसाधारण या जनता न्यायपालिका का ही दरवाजा खटखटाते यदि उनके अधिकारों को छीना जाता है, उनके अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है, तो वास्तविक रूप में जनसाधारण जन सामान्य न्यायपालिका की शरण ही लेते हैं। अतः आप ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में यह न्यायपालिका का राजनीतिक कार्य है, क्या वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं और यह किसी न किसी रूप में सभी देशों के अंतर्गत व्यवस्था की ही जाती है। तानाशाही शासन प्रणाली की बात अलग है, सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली की बात अलग है। वहाँ पर संविधान में अधिकारों की चर्चा की जाती है, अधिकार की व्यवस्था की जाती है, लेकिन वास्तविक रूप में व्यक्ति का अधिकार सुरक्षा नहीं होती। हाँ, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में वास्तविक रूप में संविधान में जिन अधिकारों को उल्लेख किया जाता है उन अधिकारों की रखवाली का कार्य न्यायपालिकाओं के द्वारा ही किया जाता है, जैसा आप अमेरिका में देख सकते हैं, भारत में देख सकते हैं। अच्छा, पांचवा है शांति बनाए रखना। ध्यान दें, शांति बनाए रखना। देखिएगा, शांति बनाए रखना इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में शांति बनाए रखना, तो आप ताजुब करेंगे यहाँ, बड़ी विचित्र बात है कि शांति बनाए रखने का कार्य तो कार्यपालक कौन का है? यस, कार्यपालिकाएं वास्तविक रूप में शांति व्यवस्था के लिए भाई पुलिस की सहायता लेती है, सेना की सहायता लेती है, आंतरिक रूप में भी बाहरी रूप में भी। लेकिन यहाँ न्यायपालिका का कार्य भी है ये शांति बनाए रखना। क्यों? क्योंकि न्यायपालिकाएं वास्तविक रूप में इस रूप में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के ऊपर निगरानी रखती है जिससे कि वास्तविक रूप में अशांति फैले ही नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? जिससे कि अशांति फैले नहीं, शांत वातावरण में शांतिपूर्वक तरीके से राजनीतिक व्यवस्था का संचालन हो, न्यायपालिकाओं के द्वारा विशेष कार्य किया जाता है। और इसी कारण आज हमारे भारत के संदर्भ में विशेषकर न्यायपालिका के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिकाओं से बढ़कर की भूमिका निभा रही है। इसी कारण इसे न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए, छठा है विवादों का निर्णय करना। अब ध्यान दें, वास्तविक रूप में ये बात सत्य है, समाज व्यवस्था के अंतर्गत किसी न किसी रूप में मूल्यों को लेकर के आपसी विवाद होता है, मतभेद होता है, संघर्ष होता है। तो अब वो विवाद चाहे व्यक्ति के मध्य हो, व्यक्ति राज्य के मध्य हो, केंद्र राज्य के मध्य हो, किसी के मध्य क्यों ना हो, वास्तविक रूप में कौन है विवादों का जो समाधान, फैसला या निर्णय लिया जाता है वह किसके द्वारा लिया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा लिया जाता है। तो ये हो गया आपके राजनीतिक प्रति संबंधी कार्य जिनको कि मैंने 6 बिंदु के माध्यम से समझाया है। आगे इधर आइए, न्यायपालिका का जो दूसरा कार्य है न्यायिक प्रति संबंधी कार्य, नोट कीजिएगा, दूसरा कार्य क्या है? न्यायिक प्रति संबंधी कार्य। मैंने ये 2 बिंदु अलग अलग इसलिए बनाए हैं जिससे कि आप ये ध्यान रखें कि यहाँ जो न्यायिक प्रति संबंधी कार्य है ये तो वास्तविक रूप में विधि मूलक कार्य है, कानूनी कार्य है, जबकि ये राजनीतिक कार्य, राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित कार्य, इसलिए इसमें बार बार पॉलिटिकल सिस्टम की चर्चा की जा रही है। और ये जो कार्य है ये विधि मूलक कार्य है, कानूनी कार्य है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो न्यायिक प्रति संबंधी कार्य मैंने इसमें आपकी 8 बिंदु बनाए हैं। पहला बिंदु नोट कीजिएगा, न्यायपालिका का पहला न्यायिक प्रति संबंधी कार्य वो है न्यायिक विधि निर्माण। ध्यान दें, न्यायिक
विधि निर्माण। अब ध्यान दें भाई, मैंने आपको कहा है कि मैडम पावेल एक बात कह रहे हैं कि एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है। भाई जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संरचना होगी, पावेल कह रहे हैं कि एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है। तो न्यायपालिकाएं केवल न्यायिक निर्णय नहीं लेती हैं, वास्तव में न्यायपालिकाएं कानून बनाने संबंधित कार्य भी करती हैं, कानूनी क्रियान्वित से संबंधित कार्य भी करती हैं और न्यायिक निर्णय से संबंधित कार्य भी करती हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे ये भी तो एक सिस्टम है, बॉडी सिस्टम से भी व्यवस्था। तो यहाँ हाथ के द्वारा क्या क्या लिखने का कार्य किया जाता है, नो लिखने का कार्य भी किया जाता है, आशीर्वाद देने का कार्य भी किया जाता है, थप्पड़ लगाने का कार्य भी किया जाता है, पूजा प्रार्थना संबंधित कार्य भी किया जाता है, दूध पत्ती हम करते हैं, तो ये भी इसका एक प्रकार भी तो है। तो एक शरीर व्यवस्था का एक उपांग है कि इसके द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। वैसे ही राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत भी एक संरचना अनेक कार्य किए जाते हैं। और उदाहरण समाज व्यवस्था के अंतर्गत जब हम फैमिली सिस्टम, परिवार व्यवस्था करते तो क्या परिवार के द्वारा एक ही कार्य किया जाता है, बच्चों का पालन पोषण, बस और कुछ नहीं किया जाता है। परिवार अनगिनत कार्य करता है। मैं तो कहूँगा कि बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार के द्वारा दुनिया भर के कार्य किए जाते हैं। उनकी कोई निश्चित संख्या है नहीं, कोई निश्चित सूची बनाई नहीं जा सकती है। तो वास्तविक रूप में यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में भी पावेल कह रहे कि एक संरचना एक अधिक कार्य करती है। तो इस रूप में ये बात समझेंगे आप, ध्यान दें। न्यायिक विधि निर्माण अर्थात वास्तविक रूप में समय समय पर न्यायपालिका के द्वारा जो फैसले सुनाए जाते हैं, वो फैसले भविष्य में जब उसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो वास्तविक रूप में उस फैसले के आधार पर जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय के आधार पर ही भविष्य में कोई विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान उसी फैसले के आधार पर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो न्यायपालिका का निर्णय होता है तो वह निर्णय ही एक प्रकार का कानून बन जाता है। दूसरा, प्रक्रियात्मक नियम निर्माण। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में न्यायपालिकाओं के द्वारा प्रक्रियात्मक नियम निर्माण संबंधित कार्य भी किया जाता है। अथवा वास्तविक रूप में यहाँ न्यायपालिकाओं के द्वारा समय समय पर जो व्यक्ति और राज्य, व्यक्ति के मध्य विवाद होते हैं, उन विवादों के मध्य जो फैसले सुनाए जाते हैं, उन फैसलों के आधार पर भी नियमों का निर्माण होता है। बात यहाँ एक नियम निर्माण। तीसरा, प्रशासकीय निर्णयों का पुनरावलोकन। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में न्यायपालिकाओं के द्वारा जो प्रशासकीय निर्णय लिए जाते हैं, प्रशासन के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, कार्यपालिकाओं के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, व्यवस्थापिकाओं के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, तो उनका पुनरावलोकन भी करती है। ये पुनरावलोकन का मतलब ये है कि न्यायपालिका ये देखेगी कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए गए संविधान के अनुरूप है या नहीं, कार्यपालिकाएं उन कानूनों की ठीक से क्रियान्वित कर रही है या नहीं। ठीक है, इन दोनों का ही जो ये देख से संबंधित कार्य है, इसे ही पुनरावलोकन करते हैं। मतलब यहाँ न्यायपालिका के द्वारा कानून की समीक्षा की जाएगी क्योंकि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए संविधान के अनुरूप है या नहीं, और कार्यपालिकाएं व्यवस्थापिकाओं ने जिस रूप में कानून बनाए उसी के अनुरूप उनकी क्रियान्वित कर रही है या नहीं, इस रूप में न्यायपालिकाएं उनका अवलोकन करेंगी। चौथा, संविधान की सुरक्षा व संरक्षण। ध्यान दें, संविधान की सुरक्षा व संरक्षण। तो वास्तविक रूप में न्यायपालिकाएं ही संविधान की पहरेदार होती हैं, संविधान की रक्षक होती है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिकाएं संविधान के अनुरूप कानून बना रही है या नहीं, यह कौन देखेगा? कि न्यायपालिका ही देखेगी। कौन देखेगी? ये न्यायपालिका ही देखेगी। इसी के साथ में जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं, उन कानून के अनुरूप इनकी क्रियान्वित कर रही है या नहीं, यह भी कौन देखेगा? न्यायपालिका देखेगा। हालांकि ये बात सत्य है कि यह राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, संविधान की प्रकृति, इसी के साथ में वास्तविक रूप में वहाँ शासन प्रणाली किस प्रकार की एकात्मक या संघात्मक है, इन सब बातों से निर्धारित होगा कि वास्तविक रूप में संविधान की रखवाली किस रूप में न्यायपालिका करेगी। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है कि वास्तविक रूप में न्यायपालिका के कार्य कुछ नियामक होते हैं, कुछ अंतर अवश्य पाए जाएंगे। तो वास्तविक रूप में जो संविधान की सुरक्षा और संरक्षण है वह किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। अगर व्यवस्थापिका संविधान के अनुरूप कानून नहीं बना रही है तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका के द्वारा बने हुए कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अवैध घोषित कर दिया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। निषेधात्मक आदेश।
अतिथि का समय समय पर न्यायपालिकाओं के द्वारा वास्तविक रूप में निषेधात्मक आदेश भी जारी किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं कि वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर कार्यपालिका और इसी के साथ में व्यवस्थापिका को भी निषेधात्मक आदेश दिए जाते हैं। अर्थात इनका कहना ये होता है विशेषकर कि आपके द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है यह कार्य ठीक नहीं है और आप इस कार्य को रोकिएगा, यह कार्य संविधान के अनुरूप नहीं है, आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो निषेधात्मक आदेश भी जारी किया जाता है। और छठा है कार्यपालिका को कानूनी प्रश्न पर सलाह देना। अब ध्यान दीजिएगा, न्यायपालिकाएं वास्तविक रूप में कार्यपालिका को भी कानून प्रश्नों के ऊपर सलाह देती है। वास्तविक रूप में कुछ अपराधों को छोड़ करके दुनिया के सभी देशों के संविधान में किसी न किसी रूप में इसकी व्यवस्था की जाती है। क्या कि कार्यपालिका को कानूनी प्रश्नों पर न्यायपालिकाएं सलाह देती हैं कि देश हित में किस प्रकार के कानून आप बनाइए, किस प्रकार की नीतियाँ आप बनाइए। सातवां है न्यायालय के आंतरिक प्रशासन की व्यवस्था करना। ध्यान दीजिएगा, स्वयं जो न्यायपालिका है यह अपने आंतरिक प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित कार्य भी करती है। अर्थात आंतरिक प्रशासन के बारे में न्यायपालिकाओं के द्वारा निर्णय लिया जाता है। और आठवां है पूर्व निर्णयों का पुनरावलोकन। और वास्तविक रूप न्यायपालिकाओं के द्वारा जो समय समय पर फैसले सुनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों की वास्तविक रूप में फिर से अवलोकन किया जाएगा, उनका पुनः यह नहीं कहें कि उनका दोबारा से अवलोकन किया जाएगा या पुनरावलोकन किया जाएगा। अर्थात ये कोई जरूरी नहीं है कि न्यायपालिका के द्वारा पूर्व में कोई फैसला लिया गया हो और उस फैसले का अवलोकन या पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। नहीं, यदि वास्तविक रूप में समय और परिस्थिति के अनुरूप वह फैसला नहीं है तो उस फैसले में न्यायपालिकाओं के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब पूर्व निर्णय से बंधे हुए नहीं है, समय और परिस्थिति के अनुरूप ये अपने निर्णय में परिवर्तन करती हैं और न्यायपालिकाएं इसे ही वास्तविक रूप में पूर्व निर्णय का पुनरावलोकन कहा जाता है। इसके बाद में आप बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, न्यायपालिका का चाहे राजनीतिक पक्ष संबंधी कार्य हो, न्यायिक पक्ष संबंधी कार्य हो, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊँ, इन सब कार्यों को दोनों को या आपके जो ये 6 बिंदु मैंने बनाए हैं, इधर राजनीतिक पत्ती में 8 बिंदु न्यायिक पत्ती में बनाए, 14 बिंदु बनाए, इन 14 के 14 बिंदु को आप वास्तविक रूप में एक नाम दे सकते हैं और वो है नियम अधिनिर्णय। नियम अधिनिर्णय, ध्यान दीजिए, आपसे एकदम पूछा जा सकता है निम्न में से न्यायपालिका का कार्य कौन सा है, और उसमें विकल्प होगा नियम निर्माण, नियम क्रियान्विति और नियम अधिनिर्णय। आपका आंसर क्या होगा? नियम अधिनिर्णय। वास्तविक रूप में न्यायपालिकाओं के कार्यों को हम निष्कर्ष रूप में एक ही नाम दे सकते हैं और वो होगा नियम अधिनिर्णय। अब इस नियम अधिनिर्णय के ऊपर हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए, मैंने आपके डायग्राम बनाया, स्पष्ट है क्या कि वास्तविक रूप में न्यायपालिकाएं संविधान की रक्षक होती है, पहरेदार होती है। इसी के साथ में न्यायपालिकाएं ये देखते हैं कि व्यवस्थापिका संविधान के अनुरूप कानून बना रही है नहीं, और कार्यपालिकाएं व्यवस्थापिका ने जो संविधान के अनुरूप कानून बनाए उनकी ठीक से क्रियान्वित कर रही है या नहीं। तो वास्तविक रूप में हमें कह सकते हैं क्या कि न्यायपालिकाएं वास्तविक रूप में संपूर्ण पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था का ठीक से संचालन हो सके, इसकी रक्षा संरक्षण से संबंधित कार्य करती हैं। इसलिए वास्तविक रूप में जिस देश की न्यायपालिकाएं सशक्त, निष्पक्ष हों, स्वतंत्र हों, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का ठीक से संचालन हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हो आपका न्यायपालिका की कार्य। आशा करता हूँ मेरे पढ़ने से कार्य विद्यार्थी इसे ठीक से समझ गए और न्यायपालिका के कार्य से संबंधित किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत जो कुछ लक्ष्य पूछे जाते हैं, जिसमें विशेष कर मैंने ये बताया नियम अधिनिर्णय, इन सभी कार्यों को एक निष्कर्ष रूप में नियम अधिनिर्णय कहा जाएगा। इसी के साथ में वास्तविक रूप में आपसे पूछ लिया जाए कि नियम में से कौन सी संरचना संविधान की रक्षा का पहरेदार है, तो कौन है वह? न्यायपालिका है। और भी इसके एक एक बिंदु से संबंधित कितने प्रश्न बनते हैं मैंने कुछ रूप में ठीक से आपको समझा दिया है। तो आशा करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे कौन से कार्य विद्यार्थी पुनः हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कीजिएगा। अपने साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में अवश्य अवगत कराइएगा।
हम प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करते हैं। राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी विचारक हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितनी अवधारणाएं हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में राजनीतिक सिद्धांत के 2 पार्ट होते हैं, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक दर्शन। तो मैं संपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत इसको प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।